चलो हेडिंग डाल लो। वो रोटेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया? रोटेशन बाकी था। हाँ लिखो लिखो, रोटेशनल मैट्रिक्स। तो रोटेशनल एक्सिस में हम लोग मतलब एक्सिस का रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस के लिए क्या आएगा देखते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस है, आवाज आ रही है मेरी सबको? ओके। तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसको मैंने घुमा दिया 90 डिग्री से, 90 डिग्री नहीं सॉरी, किसी और एंगल से। तुम लोग बोल रहे थे नहीं पढ़ा है ना ये। मान लो पूरे सिस्टम को मैंने थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया, तो इधर कुछ कैपिटल एक्स वाला एक्सिस आएगा, इसके ही परपेंडिकुलर में इधर 90 डिग्री पे कैपिटल वाई वाला एक्सिस आएगा ना। तो अब मान लो कोई एक पॉइंट था, ये नए सिस्टम में कैपिटल एक्स कोमा कैपिटल वाई इसके कोऑर्डिनेट्स है। तो ये वाला लेंथ कितना आएगा बता सकते हो? डॉटेड वाला कैपिटल एक्स की कैपिटल वाई, दोनों में से क्या? कैपिटल वाई, कोई कंफ्यूजन नहीं। और ये वाला लेंथ कैपिटल एक्स। अब अगर मैंने इसी पॉइंट को इनिशियल सिस्टम में देखा, मान लो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ना इधर। देन ये लेंथ कितनी आएगी? स्मॉल एक्स, और ये हाइट पूरी स्मॉल वाई। अब लेकिन ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल तो दिख ही रहा है ना, तो बहुत दूर लिख दिया मैंने, थोड़ा सा इधर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे ये एंगल कितना आएगा? 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा। हाँ, अब इतनी सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। तब इन सब का यूज करके कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स में रिलेशन चाहिए। आपको गिवन था स्मॉल एक्स में रिलेशन, कैपिटल एक्स में चाहिए, वही जैसे हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करते थे। अभी यहाँ पे रोटेशन ऑफ एक्सिस है, तो डायरेक्टली काम कर सकते हैं किसी तरीके से, लेंथ निकाल लेते हैं कोई सी भी। हाँ बोलो। x cos थीटा माइनस स्मॉल x इक्वल टू x। एक्स कौन सा वाला? कैपिटल एक्स है स्मॉल एक्स? कैपिटल x cos थीटा, कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। हाँ, ये यहाँ से आप लगा सकते हो ना, ये स्मॉल एक्स कैसे, ये थीटा है, ये कैपिटल एक्स है, तो ये वाला लेंथ निकाल लोगे आप। ये पूरा लेंथ कितना आएगा? हाँ, ये यहाँ से पूरा निकालेंगे तो कैपिटल एक्स कॉस थीटा, और ये वाली लेंथ एक्स्ट्रा आ गई ना। हाँ, तो ये y पता है ना, यहाँ से निकाल लेंगे इसका y साइन थीटा। किसी को कुछ डाउट है? नहीं, तो बस कैपिटल एक्स कॉस थीटा में से स्मॉल एक्स कैपिटल y साइन थीटा माइनस कर दिया। वैसे ही अगर स्मॉल y निकालना चाहोगे आप, तो कैपिटल y x sin थीटा प्लस y cos थीटा। कैपिटल y गलत, x sin थीटा हाँ x साइन थीटा प्लस कैपिटल y कॉस थीटा। हाँ करेक्ट। हाँ, स्मॉल y निकालना है ना, स्मॉल y मतलब ये पूरा लेंथ, तो इसके लिए ये छोटा यहाँ से निकाल दिया और फिर इससे ये छोटा निकाल लिया, दोनों का एडिशन कर दिया, काम हो गया। अब इसी का अगर मैंने वो कैपिटल x का वैल्यू निकाला होता स्मॉल x के टर्म्स में, तो कैपिटल x यहाँ से आ जाता है आपके पास स्मॉल x cos थीटा प्लस स्मॉल y sin थीटा, एंड द कैपिटल y इज स्मॉल x sin थीटा माइनस के उल्टा सही लिखा है। एडिशन ही करना पड़ेगा, वापस सब्ट्रैक्ट करना। माइनस x sin थीटा प्लस कैपिटल स्मॉल y cos थीटा। कैपिटल y निकालना है आपको यूजिंग स्मॉल x एंड स्मॉल y। हाँ सही है, माइनस ही आएगा, माइनस x sin थीटा ही आएगा, करेक्ट देख लो। सही है। हाँ, कहीं से देखना पड़ेगा ना जुगाड़ करके, कहीं से तो करते हैं। क्या निकालना है? कैपिटल y मतलब ये वाला ये इतनी सी लेंथ ना, तो कैसे निकालेंगे? सही लिखा है क्या? सही लिखा है। और वो भी किसका यूज करके? छोटू y और छोटू y और छोटू y। तो देखो ना, y cos थीटा तो पूरा लंबा वाला आएगा, और जो x sin थीटा लोगे तो उससे कट जाएगा, तो सही लिखा है। मतलब ये पूरा है
इसके लिए ये निकाला तो ये यहाँ तक का लेंथ मिल जाएगा ना, हमको सिर्फ वो तो उसमें से ये छोटा पार्ट माइनस कर देने का है। हाँ, और छोटा पार्ट तो निकाल ही सकते हैं ना इस x का यूज़ करके। x cos theta x sin theta समझ में आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? सही लिखा, सही। ठीक है, ये डायरेक्टली लेकिन ना इसको अगर मैं देखूं तो ये ऐसा लिखा हुआ है कैपिटल X कैपिटल Y। हाँ, हाँ करेक्ट, ये टेबल फॉर्म में लिखा था। ये लिखा था। नहीं, बुक में लिखा था। ओके, स्मॉल x स्मॉल y। सो कैपिटल X का वैल्यू ना वैसे रट्टा मारने का तरीका है। देखो अभी रोटेट करने पे स्मॉल x इतू ज़्यादा, ये रोटेट करने के बाद क्या हो गया, कैपिटल X का वैल्यू इंक्रीज हो गया ना, तो प्लस का साइन आने वाला है। x में cos थीटा sin theta, और यहाँ पे sin थीटा, करेक्ट, बट इधर दूसरा वाला साइन नेगेटिव में आएगा करेक्ट, जैसे और इधर में cos थीटा, ऐसा रट्टा मारने का। यस, ये समझ में भी आ रहा है यार, और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ? समझ आ रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, लिख सकते हो। तो ये जो मैट्रिक्स है, यानी ये तो मैंने ठीक है रोटेशन ऑफ एक्सिस के टर्म्स में लिख दिया। अगर मैट्रिक्स के टर्म्स में लिखे तो बेसिकली क्या है, ये cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। अगर इस मैंने x y में इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये काली कहानी, अब जो रिजल्टेंट है वो रोटेट हो गई। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका मैंने मल्टीप्लिकेशन किया इस एक्स वाई के साथ में, तो एक्स वाई वाला एक्सिस रोटेट हो गया ना थीटा एंगल से। हाँ, और रिजल्टेंट वाला कैपिटल एक्स कैपिटल वाई आया। तो ये जो है यही है रोटेशनल एक्सिस और रोटेशनल मैट्रिक्स। विधि क्या डाउट है? प्रोसेसिंग क्या ट्रिग्नोमेट्री में वो साइन कॉस में दिक्कत आ रही है? आर कॉस थीटा आर साइन थीटा फिजिक्स याद रखो। स्मॉल वाई की कैपिटल वाई कहाँ लिखा है? ठीक है, कैपिटल वाई। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। द कैपिटल वाई मतलब सिर्फ इतना सा लेंथ। चाहो तो मैं चलो नाम दे देता हूँ उनको। ओके, ए बी, इधर सी डी। हाँ बस इतना ही ठीक है। तो ए बी का वैल्यू क्या आएगा? स्मॉल वाई का यूज करके निकाल सकते हैं क्या? ना 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 ना, उसमें तो वो हाइपोटेनस नहीं दिख रहा अभी, वो वैसा दिख रहा है अपने को मामला। अच्छा, एक्स स्मॉल एक्स साइन थीटा क्या आएगा? तो स्मॉल एक्स है किधर, वो भी तो देखना पड़ेगा ना अभी। सर उसका थोड़ा वो x का sin थीटा लेके पैरेलली वो शिफ्ट कर, मतलब BC will be equal to x का sin थीटा है। ये x है तो यहाँ पे ये लेंथ भी स्मॉल x आएगी ना, समझ में आता है? तो ये एंगल थीटा है तो ना, लेकिन ये हाइपोटेनस होना चाहिए था ना यार। अरे यार थोड़ा अच्छे से सोचना पड़ेगा। क्या कैसे आएगा? क्या चाहिए, क्या बोलूं, क्या चाहिए था? कैपिटल एक्स नहीं, कैपिटल वाई निकालना है। तो कैपिटल वाई चाहिए ना। ये फिर से बोलो। जो y cos थीटा, छोटू y cos थीटा, वो ब्लू लाइन प्लस कंटिन्यूएशन इन द ग्रीन डॉटेड लाइन, करेक्ट? हाँ, पर अभी वो वाली a से लो लाइन, हाँ, ए से C C। तक, वो y cos थीटा। ये वाई कॉस थीटा है। हाँ, छोटू y cos थीटा। छोटू वाई कॉस थीटा है। हाँ, तो मुझे उसी में डाउट हो रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ लिखा क्या? वो हाइपोटेनस वाला है। सही है। तो वाई कॉस थीटा है ना। अच्छा ना ना, रुको रुको, ये इधर से देख सकते हैं। पहले एक छोटा सा तरीके से बढ़िया तरीके से देख लेते हैं।
अगर ये समझ में आया, चलो ये ऊपर वाला समझ में आया, पक्का ना? हाँ, अभी क्लॉकवाइज रोटेट किया थीटा डिग्री से तो स्मॉल एक्स से कैपिटल एक्स बना। नाउ रोटेट सॉरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स में ये रिलेशन है। हाँ, बट इनिशियल कोऑर्डिनेट वाज स्मॉल एक्स, फाइनल कोऑर्डिनेट वाज कैपिटल एक्स। बट कब? जब मैंने थीटा डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया। नाउ अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगा तो इंटरचेंज हो जाएंगे ना? हाँ, बट थीटा की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? माइनस थीटा। हाँ, तो ये cos माइनस थीटा इज cos थीटा, sin माइनस थीटा इज प्लस साइन, तो ये प्लस बन गया। हाँ, sin माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा ना, तो ये साइन चेंज हो गया। हाँ, वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई भी बदल गए। ये सही है। और आपके मेथड से समझा दो, आपके मेथड से समझा दो। आप x तू डिटरमाइन भाई, ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई वाले कोऑर्डिनेट्स थे, मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री से रोटेट किया तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई आ गए। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ ना। अगर मैंने इसी चीज को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज में अगर रोटेट किया तो इनिशियल कैपिटल एक्स वाई होंगे और फाइनल स्मॉल एक्स वाई होंगे। तो अब इसमें लेकिन ये थीटा होगा तो यहाँ पे एंगल का मेजरमेंट कैसा होगा? माइनस थीटा। तो इस थीटा की जगह पे माइनस थीटा रिप्लेस कर दो, कैपिटल एक्स की जगह पे स्मॉल एक्स लिख दो, तो सेम काम हो जाएगा ना। हाँ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बढ़िया था। ज्योमेट्री से भी समझेंगे, पहले ये समझ में आया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसा एक्सप्लेनेशन था वो। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, थीटा को माइनस थीटा। हाँ, ऐसे ही था। कौन सी बुक में? ओके, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। हाँ बेटा, ये वाला? हाँ हाँ हाँ, एक्स है यार, तुम चिंता मत करो, मैं बता रहा हूँ फिर से। ठीक है, अब मुझे निकालना है लेकिन डायरेक्टली कैपिटल वाई। हाँ 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 हाँ, थोड़ा अच्छा डायग्राम दिखाएंगे। पहले कॉपी। ठीक है। हाँ, वो हाइपोटेनियस बनाना है अपने को, तो ये जो स्मॉल वाई है ये हाइपोटेनियस रहे। हाँ हाँ, ये ना, तो दैट और स्मॉल एक्स कहाँ था? ये स्मॉल एक्स तो इधर ही था, तो यही चीज हाइपोटेनियस रहे। कर तो सकते हैं, हाँ वो भी चलेगा। यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, बिकॉज हमें ये किसी भी तरीके से हाइपोटेनियस बनाने का भाई ये कंफर्म है। तो ये दोनों लाइंस तो पैरेलल ही होने वाली है। तो ये लेंथ आपको पता है y, ये एंगल भी पता है आपको थीटा। आपको निकालना क्या है? ये छोटी वाली लेंथ ना, तो इस लेंथ से ये पूरा लेंथ तो आ गया, लेकिन ये वाला लेंथ माइनस करना पड़ेगा ना। तो ये यहाँ कहीं से माइनस कर सकते हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये दोनों तो पैरेलल लाइंस है ना। तो अगर पैरेलल लाइंस है तो एक और ये यहाँ पे ये इधर परपेंडिकुलर डाला, ये भी 90 है और ये भी कितना है? थीटा। ये लेंथ कितनी थी? x। तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो ये छोटी लेंथ कितनी आ जाएगी? इस x से x साइन थीटा, और इस y की वजह से ये पूरा लेंथ कितना आएगा? कौन सा ट्राइंगल दूसरे कलर में बनाते हैं? हाँ, कौन सा ट्राइंगल? ये वाला, येलो में बनाएंगे। दिखाई तो दे रहा होगा होपफुली। हाँ, ये वाला, तो ये थीटा, तो ये आ जाएगा कितना? पक्का? हाँ, तो y cos थीटा माइनस x sin थीटा। हाँ, ऐसे भी आएगा, पर रोटेशन ही ठीक है यार, मजेदार दाव, घुमा दो ऐसा उल्टा, और क्या है, समझा? चलो अगला चीज। मैं क्या करोगे इतना लिख के? छोड़ा छोड़ा, स्ट्रेट लाइन का था, आज तक नहीं पढ़ा, कभी काम आया तुम्हारे? तुमने बुक सॉल्व किया नहीं? जरूरत नहीं पड़ी। क्या पेपर हो गया क्या फिर से इस बार? आज कौन सा दिन है? इस बार तो मैथ्स में आया किसी के 70-80?
आ रहे हैं, किसी के लग रहा है, किसी के नहीं लग रहा कि चांसेस हैं? ओके देखते हैं। हाँ अब तो थोड़े से मार्क्स आ जाने चाहिए, अब तो थोड़े से नॉर्मल टॉपिक्स है ना। एडवांस अच्छा था, एरिया बहुत अच्छा। कोई बात, चलो आगे बढ़े। छोड़ दे, कितने बजे से बैठे हो आज? तीसरा 3 लेक्चर हो गए। 3 लेक्चर दिया। पहला किसका था? शिवम सर। दूसरा नहीं, शिवम सर का 12th में नहीं था। गुड वेल दो। चेतन सर भी नहीं बोल सकते। ये चेतन है, वो चेतन है ना एक, चेतन नहीं जानते? है बोल रहा था चेतन सर का लेक्चर था, वो तो मलाड में था मेरे साथ। किधर झूठ बोला ये? शशांक सर का तो मुझे पता है आज का शेड्यूल। गौरव सर का तो एक एक्स्ट्रा लेक्चर सुबह शेड्यूल हुआ था, वो भी मुझे पता है। झूठ नहीं बोल सकते रे। श्रेष्ठ सर सुबह से यहीं पे 5:30 बजे तक। राकेश सर बोरीवली में है। हाँ ये नाम जन को नहीं जानता मैं। हाँ यार क्या था उसमें, ये भूल गया यार मैं अभी। क्या है उसमें, एटम एटम इधर उधर, वही तो था ना, E = mc²। मैं समझ गया। अरे वो तो बढ़िया है, तुमने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ ही लिया है। अरे हाफ लाइफ में करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स तो बढ़िया है, आधा आधा करते जाओ, कभी खत्म ही नहीं होता। मैं 11th की क्लास में शुरुआत में क्वेश्चन पूछता हूँ उस पर हाफ लाइफ पे, वो ऐसा, वो तुमसे पूछा होगा, ये ऐसा पानी की बोतल है, ऐसा पानी वानी। हाँ 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 है ना, ये पानी की बोतल जैसा अभी पानी पी रहा है, तो हर बार ना ये आधा पानी पीता है, जितना है उसका हाफ पिएगा, ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल देने का। हम लगता भी होशियार है, तुमको क्या बनाए, तो कितना कप पानी खत्म हो जाएगा? हाँ कितनी बार पानी पी के खत्म हो जाएगा? 4 बार, तो 10 बार। कभी पहले तो 2 बार आता है, सर हाफ किया, फिर और हाफ पी लिया, खत्म। बड़े है क्या क्या 11th? हाँ 11th में भी नहीं है ना, वो 10th है, 10th से जस्ट 11th में आए हैं, तो उस टाइम तो बेचारे 10th वाले हैं वो। क्या मजा आया था। कौन था? गेम ऑफ 24। 24 कैसे बनाओगे, ये नंबर है, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, जो करना सब अलाउड है। लास्ट वाला कौन था? 3366। आया नहीं किसी को। वो तो नहीं 1346 होगा फिर। हाँ 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 हाँ। सही है सही है, पूछेंगे पूछेंगे कभी आराम से पजल पूछेंगे। आज थोड़ा सा टाइम कम है, तुम टाइम बर्बाद मत करो, सिलेबस से पढ़ना है भाई। बाकी लोग को प्रोबेबिलिटी बाकी सेंटर्स पे कोई और टीचर पढ़ा देंगे, तुम्हारे इधर मेरे को पढ़ाना पड़ेगा, तो फिर आगे चली जाएगी ना बाकी सेंटर्स की चीज़ें। हाँ मार्क्स वार्क्स तो नहीं आने ना तुम्हारे भी। हाँ 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 चलो लिखो, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स। 3D अगले इस हफ्ते में, अगले लेक्चर में। कल ही लेक्चर है? 5 घंटे। हाँ कल ही स्टार्ट होगा वेक्टर, कल वेक्टर स्टार्ट। डिटरमिनेंट अभी खत्म होगा, चलो लिखो।
तो है डिटर्मिनेंट। चलो हाँ वो बाद में पहला रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स। ये समझ में आ रहा है? जैसे मैंने इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो थीटा डिग्री से रोटेट हो गया, राइट? तो ये इस मैट्रिक्स का नाम क्या हुआ? हाँ। तो अब बताओ, मान लो कोई पॉइंट है x, y, इसको मुझे रिफ्लेक्ट करना है, तो पहला वाला पॉइंट लिखो उसमें रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। तो क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये x एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो जाए? तो x एक्सिस होपफुली सबको पता होता है कैसा होता है। तो अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट है x, y, तो रिफ्लेक्ट होके क्या होगा? x, -y। तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूं इसमें कि रिजल्टेंट वाला जो चीज हो जाए वो x तो सेम ही रहे लेकिन y वाला नेगेटिव बन जाए। तो रो 1 0 उल्टा करना पड़ेगा ना, इधर x y चाहिए, स्मॉल x स्मॉल y। इसको मैंने ऐसा कर दिया, मान लो ये रिफ्लेक्ट होके x डैश y डैश आ गए, ओके? तो मैं x डैश y डैश लिख देता हूँ, 0 -1 यहाँ पे 0 -1। तो ये x डैश y डैश कंपेयर करोगे तो सेम ही कहानी आएगी ना। तो एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है? सिर्फ एक रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स अबाउट द x एक्सिस। दूसरा रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। ऊपर नीचे हो जाएगा। थोड़ा सा PYQs वगैरह सॉल्व किए थे क्या मैट्रिक्स के? लास्ट टाइम ये ओके। और तुम लोगों ने घर जाके कुछ किए क्या? 25 किए मेंस के बन गए? ओके। आपस में थोड़ा सा डाउट डिस्कस कर भी लिया करो। तुम लोग मुझे जानना मेरे मेथड में कुछ गड़बड़ है, पर पता नहीं चल रहा क्या गड़बड़ है। डिस्कस किया लोगों के साथ। ठीक है, देखते हैं उसको। चलो लिख लिया। अगला वाला क्या आया? रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। उसका नेक्स्ट लिखो रिफ्लेक्शन इन y इज इक्वल टू x। y एक्सिस के लिए क्या लिखा? -1 0 0 1 ना, ये लिखा ना? हाँ, रिफ्लेक्शन y एक्सिस के लिए क्या लिखा? -1 0 0 1। रिफ्लेक्शन इन लाइन y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x में रिफ्लेक्शन क्या होता है? 0 1 0, करेक्ट। y अगर किसी को गलती से कोई भूल गया हो तो y इज इक्वल टू x ऐसे लाइन होता है। अल्फा कॉमा बीटा है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या बनेगा? बीटा कॉमा अल्फा। तो x बन जाएगा y और y बन जाएगा x। तो ये 0 1 1 0 आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है ना क्या आने वाला है? रिफ्लेक्शन इन y इज इक्वल टू -x। क्या आएगा y इक्वल टू -x में? हाँ, यहाँ पे दोनों -1 लग जाएंगे ना। y इज इक्वल टू -x है तो दोनों -1 बन जाएंगे। अबाउट ओरिजिन। हाँ, ओरिजिन से क्या होगा? तो -1 की 0 -1 -1 0 -1। हाँ, ओरिजिन में तो सिर्फ माइनस का मल्टीप्लाई करना है ना रिफ्लेक्शन में, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो बस। और कुछ आया तो स्ट्रेट लाइन से करना, ठीक है। अगला हेडिंग डालो तुम डिटर्मिनेंट। उसमें वो हमने ट्रांसपोज वाला कोई क्वेश्चन कर लिया कि नहीं? ऑर्थोगोनल वाला किया? क्लास में बताया कि नहीं? वो ऐसा कुछ आ गया भाई, ये q इज इक्वल टू a b रेज टू 2000,
5 A ट्रांसपोज, ऐसा कोई क्वेश्चन करवाया हम मॉड्यूल में है वैसे? हल चलो एक आध कर लेते, रुक जाओ फिर डिटरमिनेंट से पहले यार, वो इंपॉर्टेंट है कुछ। लाओ कब आई क्यू कर लेंगे सीधा सीधा, तुम्हारा काम आसान करता हूँ मैं, ठीक है? मॉड्यूल आया? ठीक है, मैं बता देता हूँ, मैं PYQ से लिख लेता हूँ। पेज नंबर 138। मेंस का बताओगे, एडवांस का नहीं बताओ, ठीक है? छोटू सा है, नहीं पेपर को उल्टा सीधा रुक गया। 1 1 1 नहीं रहे ये सब, हाँ हाँ 1 1 में 2023 लिखा है ना, वो अच्छा दिख रहा है, राइट। तो वहां पे क्या है, लेट A इक्वल टू इतना है 1/√10 3/√10 माइनस 3/√10 1/√10, और कोई और एक मैट्रिक्स दे रखा है B1 माइनस आयोटा 0 1, ओके। और फिर बोल के रखा हुआ है कोई और एक मैट्रिक्स है M which is A transpose into B into A. Then find the inverse of matrix A into M raised to 2023 into A transpose. इसका इन्वर्स चाहिए बस अपने को, ठीक है? तब यहाँ पे ना खास चीज क्या है, इधर ना ए ट्रांसपोज प्री और पोस्ट वाला कहानी है, इधर में देखो ए ट्रांसपोज इधर है। तो अब एक तरीका तो क्या है, आप यहाँ पे ए दे रखा है आपको, ए ट्रांसपोज निकालोगे, बी भी दे रखा है, यहाँ पे पुट करोगे, तीनों का मल्टीप्लाई करके एम निकाल लोगे। फिर एम के लिए वो पैटर्न ढूंढोगे 2023 तक, क्या पता आएगा भी या नहीं, ठीक है? फिर उसके बाद उसमें एक साइड से ए मल्टीप्लाई करोगे, दूसरी साइड से ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करोगे, किस्मत अच्छी रही तो आंसर आ जाएगा, ठीक है? हाँ, क्योंकि उस चीज के लिए तो बना नहीं है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन बना किसके लिए है? एक का डिटरमिनेंट कितना है, और √10 तो हर जगह पे है, तो कॉमन निकाल के बाहर रख दिया, बाकी चीज का बताओ कितना है। तो 1 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3, तो 1/10 प्लस 1 है, 1 है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इन्वर्टेबल है। हाँ, तो ऑर्थोगोनल आने के चांसेस है ना, अभी पता नहीं है। ए इंटू ए ट्रांसपोज शुड बी आई, तो चेक करना पड़ेगा। अगर ऑर्थोगोनल, आप क्यों चेक कर रहे हैं ऑर्थोगोनल के बारे में? बिकॉज यहाँ पे ना ए प्री मल्टीप्लाई में है और एम के साथ प्री मल्टीप्लाई में ए ट्रांसपोज है। तो अगर मैं सिर्फ बता रहा हूँ दिमाग में लॉजिक्स क्या चल रहा है, इसको मैं अगर ऐसा लिखूँ ए इंटू एम टिल 2023 टाइम्स एम और फिर ए ट्रांसपोज, तो एक तो ए में खुद ए और ए ट्रांसपोज है, तो जब आप ये ए इंटू दूसरे वाला तो ए ट्रांसपोज आया, फिर उसके बाद बी, फिर ए, फिर से दूसरे एम के पास भी तो पहले ए ट्रांसपोज ही आएगा ना, तो हर बार आपको ए और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है। तो इसलिए अब आप चेक कर रहे हो कि ए इंटू ए ट्रांसपोज कितना आ रहा है। ये एम की वैल्यूज पुट कर रहे हैं बेटा। एम क्या है? एम गिवन है ए ट्रांसपोज बी ए, तो ए ट्रांसपोज बी ए, दूसरा वाला भी तो गिवन है, तो वो भी तो ए ट्रांसपोज बी ए ही आएगा। तो हर बार ए ट्रांसपोज बी ए है, तो इसमें ए इंटू ए ट्रांसपोज बड़ी स्पेशल चीज आ रही है। तो हम चेक क्या करेंगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो 1/10 3/√10 माइनस 3/√10 1/√10, मतलब 99% केसेस से मेंस है तो ये आई ही आने वाला है, ठीक है? ये हो गया ए 1/√10 हाँ, बहुत लिखना बहुत पड़ता है यार, माइनस 3/√10। नहीं ना बेटा, अरे राइट वाले का बोल रहा अच्छा ओके। तो आ रहा है क्या? ये मल्टीप्लाई करो तो 1/10 और 3 + 3 9/10 9/10, तो 10 1 1 आई गेस आइडेंटिटी आ रहा है। 0
दिख रहा है ना वो तो, दिस इनटू दिस -3/n + 3/n 0 हो गया। सर आइडेंटिटी पक्का 0 आया ना यहाँ पे, अरे हाँ कुछ गड़ और 0 आ रहा है, 0 1 तो आई है, तो A इंटू A ट्रांसपोज इज आई। तो अगर A इंटू A ट्रांसपोज आई आ गया तो ये बीच में जितने भी बी दे वो सब खत्म हो जाएंगे ना, तो ओनली क्या बचेगा, बी 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 करेक्ट। तो एक्चुअली ये वाला पूरा चीज आपके पास आ जाएगा B/2023। तो आपको B का पैटर्न ढूंढना है, और B तो भी तरह इतना अच्छा नंबर है, कितना आ रहा है, B स्क्वायर निकाले तो 1 माइनस आयोटा में ये 0 बड़ी काम की चीज है ना, इधर का मल्टीप्लाई में हमेशा 1 ही आने वाला है वो, तो ये 1 ही रहेगा। दूसरे वाले में वो माइनस आयोटा और नीचे वाले में फिर से ऊपर वाले ऐड होने वाला है माइनस आयोटा, तो कितना हो गया -2 आयोटा। ये नंबर है इधर बदल रहा है क्या, दिस इंटू दिस 1 आएगा, फिर ये वाला नंबर कितना होगा, अरे ये 1 कैसे आया रे, 0 1 का 1 0 के साथ ना B स्क्वायर में खुद के साथ मल्टीप्लिकेशन आता है ना, हाँ ये 1 आएगा। B क्यूब कितना आ रहा है, 1 -3 आउटा 0 1 ऐसे आ रहा है। अब इतने में तो सीरीज पता चल गई ना, B/2023 1 0 1 -2023 आयोटा। हाँ तो लिख लो, लिख लिया, जल्दी नोट करो। पीएनसी वाले क्वेश्चन भी कर लिए, 1-2 मॉड्यूल में मिले होंगे कहीं पे, वो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी वाले किए, हाँ वो सब तो आ रहे हैं ना, वो मेंस एडवांस में भर के वही रहते हैं, मतलब इक्वेशन सॉल्विंग भी रहेगा। हाँ तो बन गया, एक आध कर लें, ठीक है, एडवांस का भी वाईक्यू करते हैं। हाँ नहीं बना, मैट्रिसेस का नहीं बना, सॉल्यूशन देखा, और देख लेते सीख जाते। चलो एक आध द नंबर ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा बड़ा वाला लेता हूँ ना, कोई सा अच्छा खासा, छोटे मोटे क्यों लेने का। एडवांस 2023 का क्वेश्चन नंबर मॉड्यूल में जो दे रखा है 23, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 एडवांस 23 कर लिया है क्या किसी ने, तो अभी कर लो, नहीं है मॉड्यूल, अफसोस। क्या डाउट है बेटा, हाँ मैंने निकाला नहीं, वो इनवर्स तो निकाल लोगे ना, 2x2 का इनवर्स क्या आएगा, बस वो हाँ यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इसका इनवर्स पूछा तो आंसर विल बी वो 3 आउट। हाँ यार उन्होंने माइनस प्लस दोनों दिए होंगे ऑप्शन में, बड़े चालू लोग हैं। हाँ कौन सा, हाँ तो ये होना भी नहीं चाहिए, इनवर्स नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है उसमें, +4 में प्लस आएगा, तुमको कैसे पता, आंसर 2 ऑप्शन 2 आंसर सेम दे दिए, ऑप्शन ही नहीं है वैसा। अच्छा 1 और 4th ऑप्शन उन्होंने गलती से सेम दे दिया है, तो वो हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, अब तो प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, सुधार लो एक को। हाँ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं बेचारे, बख्श दिया करो बेचारों को। अबे कितना एडजॉइंट डिटरमिनेंट इन्होंने चिपका के रखे एग्जाम में, एक आध कोई सा एडजॉइंट पे यार, ये तुम लोग, अबे यार ये PYQ है, हाँ मेंस
कौन सा वाला है? कर तो लेंगे ही, तो क्वेश्चन नंबर 19 मुझे थोड़ी पता है। इसका 19 है मेंस का, और वो तो टेस्ट में आया था। वो एडवांस में है। वो इतना आसान पेपर आने लग गया क्या तुमको आजकल? माइनस नहीं किया ये 1 sin थीटा 1 वो वाला? 99 बोल रहे 99 वो अल्फा ग्रुप वाले ये वाला है बीच वाला। मेरी बहन का भाई कुछ तो माइनस भी किया है, 55 आया तो माइनस क्या है? अभी वो डिटर्मिनेंट का थोड़ा सा यूज है, थोड़ा सा करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मजा आएगा। कर तो सकते ही, बस लेंथी है, इतना भी कुछ नहीं है वो, ठीक है। वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वहाँ से कॉमन आ जाता है, और जो बाद में जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो उसका डिटर्मिनेंट है अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, ठीक है। अभी पढ़ने वाले आधे घंटे में, नहीं क्यों दे रहा हूँ मैं, ये तो इसमें से क्वेश्चन देना है। मतलब मैट्रिक्स का काम तो ठीक ही है, वो डिटर्मिनेंट का थोड़ा सा काम है वो। हाँ ऊपर का तो फॉर्मूला आता है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना मेहनत है ना, वो सीखेंगे अभी। टेस्ट में आ गया तो फिर तो तुम्हारे लिए लेंथी हो गया यार, छोड़ दिया। अरे यार ओरल हो जाता, अभी तो रट्टा मारेंगे इसको अपन। हाँ पीएनसी वाला तो हो गया ना। अच्छा इसमें पीएनसी भी है। अबे मेन से इतना कुछ पूछने लग गया है क्या? मेंस बहुत कुछ पूछता है भाई, बच के रहा करो। Then the number of such 3 minus triplets of alpha beta is 3 minus triplets क्या लिखा है वो? 99 में पता नहीं यार, नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स ही पूछा होगा। हाँ आंसर आया एडवांस वाले का। जिसके पास मॉड्यूल नहीं है उसके लिए लिख देता हूं। द क्वेश्चन इज R is equal to a relation having a matrix A3B C2D 050 where A, B, C, D all are from the set of 0, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19 only. The number of invertible matrix in R. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिए, यस। किसी का आ रहा है आंसर? अरे वो फॉर्मूला का एप्लीकेशन तो आता है ना, ऊपर का एडजॉइंट 10-12 दे दिया आता है ना। हाँ ठीक है, वो उतना सीख गए ना, मैट्रिक्स के लिए बहुत है। बाकी डिटरमिनेंट का पार्ट है वो सीख रहे हैं, उसमें भी बहुत ही आसान है, वो कुछ टफ नहीं है। आज ही खत्म हो जाएगा अगर ठीक ठाक पढ़ लिया तो। एडवांस का क्वेश्चन है, आप थोड़ा सीरियसनेस के साथ कर लो। पीएनसी है, तुम लोग को लगता है कि तुम्हारा सबसे फेवरेट टॉपिक है, और अभी तक मैट्रिक्स पढ़ते पढ़ते लग रहा है तुमको कि सबसे इजी टॉपिक चल रहा है मैट्रिक्स। इससे इजी कौन सा लगा था? ये बात भी है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। नहीं अच्छा लगना बात है, हम बात कर रहे हैं इजी की। डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, लिमिट। ना भाई तुम लोग बोल रहे हो लिमिट तुम लोग को इजी लगा तो भाई मतलब सही है, अच्छा पढ़ाया मैंने। सीएनडी तो है भी इजी, लिमिट का लेकिन अंडरस्टैंडिंग होना बड़ी चीज है।
लिमिट मजेदार चीज है। लिमिट्स के पीवाईक्यूज तो हम भीख भीख मांग के देख रहे थे भाई, मेंस का पीवाईक्यू आ जाए तो कर हाँ। इतना इजी लग रहा था। हाँ गुड गुड। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से थोड़ा सोचना पड़ेगा। ऑल आर प्राइम नंबर्स। हाँ तो केसेस बनाने पड़ेंगे। जीरो है हमेशा, जीरो की वजह से तो केसेस बनाते हैं हम लोग, बहुत क्वेश्चन किए ऐसे। तो बनाओ केसेस, एडवांस का है यार, और भी न्यूमेरिकल टाइप है कि ऑप्शन वाला है? न्यूमेरिकल टाइप है, हजारों में आंसर आएगा। तो अब करेंगे कैसे? डायरेक्ट करेंगे, इन्वर्टिबल पहले ढूंढेंगे या पहले नॉन इन्वर्टिबल ढूंढेंगे और टोटल में से माइनस करेंगे? हाँ पहले छोटी चीज ढूंढते ना, बड़ा चीज थोड़ी ना डायरेक्ट ढूंढते, तो टोटल में से माइनस करेंगे। तो टोटल अननोन्स है कितने? ए बी सी डी, 4 ही तो है। अच्छा और चाहिए क्या अपने को? नॉन इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल चाहिए ना, तो नॉन इन्वर्टिबल अपने को निकाल के माइनस कर लेंगे। हाँ तो डिटरमिनेंट, अब डिटरमिनेंट की निकालने के लिए क्या करें? डिटरमिनेंट 0 चाहिए। नहीं 0 चाहिए तो कहां से ओपन करें? डायरेक्टली थर्ड रो से ओपन करना है। यस तो अपन ने सीखा है ना ये। फिफ्थ का लिखना। हाँ तो 5 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन -5, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ पे आएगा क्या? डायरेक्ट लिख दो, तो डायरेक्ट लिख दो इधर a इंटू डी माइनस बी इंटू सी। मुझे सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, बट मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। हाँ फिर टोटल में से माइनस कर देंगे। टोटल निकालना तो बड़ा आसान है। कितना आ जाएगा ये? डायरेक्टली a इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ तक तो सबका आया होगा। अब ना यहाँ पे ये 0, तो दो कहानी है कि या तो ये 0 होगा या तो नॉन जीरो वैल्यूज रहेगी तो इक्वल रहेगी। होगी ना, अबे होगी। क्यों? इन्होंने बोला है क्या a इज नॉट इक्वल टू b? करना पड़ेगा ना, सब करना पड़ेगा। अच्छा तो अभी क्या क्या हो सकता है? दोनों 0 0। अच्छा तो जितनी बार ये 0 होगा उतनी बार ये भी 0 होगा। तो एक्चुअली मुझे एक ही की 0 के बारे में पहले केसेस निकालनी है, फिर उसी के साथ स्क्वायर कर दूंगा मैं, बिकॉज दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए ना। हाँ तो यहाँ पे पहला तो केस 1, AD इक्वल टू BC इज इक्वल टू 0। तो अब लेकिन AD इक्वल टू 0 के भी दो पॉसिबिलिटीज है, दोनों 0 या फिर एक 0। करेक्ट। तो अब इसके दो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी है? ओनली 1 इज 0 और यहाँ पे दूसरा बोथ 0। तो ये बोथ 0 का तो एक ही केस आ गया। सॉरी 0 नहीं, एक ही केस। भाई ए भी बोथ 0 बोलने का मतलब क्या है? बोथ a इक्वल टू डी इक्वल टू 0। तो इसका एक केस है, एक नंबर आया। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ पे क्या बोल रहे हो? कौन सा सी? 8 क्यों? मैं क्या पेन से आता है तुम लोग को कदम। हाँ 3 3 6 7 0 को मिला के 8 लोग है ना, तो इन दोनों में से कोई एक 0 होगा ना। कौन 0 होगा? तो उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। 2C1 किया था, फिर बचे हुए इंसान, बचे हुए नंबर का वैल्यू भी 0 आ जाए, उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है? 7 वैसी है ना, नॉन जीरो वैल्यू चाहिए था ना। बट ये AD इक्वल टू 0 की वेज कितने आ गए? 15। हाँ ये वैल्यू 7 2 जा 14, तो 14 प्लस 1 15 वेज हो गए। राइट, बट AD 15 तरीके से 0 है तो BC भी 15 तरीके से 0 है, लेकिन इच कॉम्बिनेशन के साथ चाहिए ना, तो टोटल वेज या टोटल वेज फॉर 225। करेक्ट। हाँ तो बेटा अभी ये AD है, AD इज इक्वल टू BC, टोटल वेज फॉर AD इज इक्वल टू BC इज 15 स्क्वायर 225 हो गया। केस 2 हाँ 0 नहीं है, तो अब नंबर सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, सब चलेगा। तो है या तो सबके सब सेम आ जाए। अब इसमें भी दो केसेस, तो अब इसमें भी
कि A इक्वल टू B तो नहीं हो सकता। इक्वल टू C इक्वल टू D। हाँ मतलब ये सब हो जाए तो इसके कितने तरीके हैं? 7 तरीके। अब इसका दूसरा तरीका क्या लेना पड़ेगा? A इज नॉट इक्वल टू D। AD इक्वल टू BC बोला है ना, तो A इज नॉट इक्वल टू D। अभी A इक्वल टू D बोल दिया हमने। अच्छा अभी हमने सबको सेम ले लिया, अब नंबर्स के पास जाना पड़ेगा। भाई मल्टीप्लिकेशन सेम चाहिए ना, तो कौन से नंबर्स का पेयर ऐसा पॉसिबल है जिनका मल्टीप्लिकेशन सेम आ जाएगा? 0, 3, 5, 7, 11, 13, 17 तो प्राइम नंबर्स है। कोई नहीं। तो जो दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट में है सेम दो नंबर्स राइट में चाहिए। तो A और D जो मल्टीप्लिकेशन आएगा सेम C और B भी चाहिए। हाँ बट अल्टरनेट तो हो सकता है, मान लो ये 3 आया और ये 5 आया तो इधर 5 3 भी आ सकता है और 3 5 भी आ सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो कौन से दो नंबर, पहले तो ये ना कौन से दो नंबर है A और D? तो 7 0 नहीं है, 7C2 ले लिया। इनको 2 लेने पड़ेंगे ना, उनको कितने नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 2। कितने तरीके? 2। लेकिन सेम तरीके तो सामने वाले के लिए भी आएंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन के लिए स्क्वायर। तो 7C2 कितना होता है बताओ? 21 का स्क्वायर ठीक है, 42 का स्क्वायर कर दो। 1 7 पक्का ना? गलत आंसर आया ना तुम लोग को गाली मिलेगी बिना कैलकुलेटर के। हाँ इंटू 2 क्यों? इसके और उसके कॉम्बिनेशन चाहिए ना। इसके यहां वाला जो चीज है कहां गया? AD के लिए टोटल वेस कितने हुए ये? 21। वैसे ही ये जो भी नंबर आया, मान लो लेट्स सी ये 5 और 3, 5 इंटू 3 15 आया, तो 15 इधर आया। बस सामने में भी आपको क्या चाहिए? 15 चाहिए। हाँ तो सेम नंबर होना चाहिए। तो इसको लाने के जितने तरीके हैं, इस इधर भी तो सेट करने के उतने ही तरीके हुए ना। मैं गलत किया? अच्छा वही नंबर वहां पे भी जाने का है। हाँ तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। करेक्ट। अच्छा बच गए। पहले 2 नंबर तो सेलेक्ट कर लिए, वही 2 नंबर यहाँ पे भी अरेंज करना है, वही 2 नंबर यहाँ पे भी अरेंज करना है। तो 7C2 से नहीं, इस सिर्फ 2 का स्क्वायर करने की जरूरत है। हाँ क्योंकि इधर इसमें वो जो नंबर आए उनका आपस में अरेंजमेंट, जैसे मैंने यहाँ पे 3 और 5 ले लिया, तो यहाँ पे भी मुझे 3 और 5 ही लेना है। अब ये फिक्स हो गया। लेकिन वो 7C2 क्या डिनोट कर रहा था? कौन से 2? तो इधर 2 बदल नहीं रहे। हाँ वो सेम 2 चाहिए। हाँ तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लीकेशन। तो अब कितना आया बताओ? 84। पक्का? ठीक है। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 0 फॉर कितने वेस? उधर से कुछ आया था स्टार्टिंग से 225 प्लस 7 प्लस 7 दिखाई दे रहा है कि नहीं? कि भूल गए इतने भीड़ में? हाँ ये 7 प्लस कितना हुआ? 316 ऐसे ही है। अच्छा टोटल, लेकिन वहां पे ABCD की टोटल पॉसिबिलिटी अगर आप देखेंगे तो एवरी नंबर के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज थी? 8/4। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट 0 के नंबर ऑफ वेस। 8/4 माइनस ये इतना सा आया पक्का? ये कुछ गड़बड़ तो नहीं करके आया ना? लग तो नहीं रहा। सर एक क्वेश्चन है, एक डाउट। ये आप ये वाला पार्ट वापस करें। 2 स्क्वायर क्यों? हमने पहले स्क्वायर रखा था। हाँ पहले गलती से ना। ये निकालो कितना आ रहा है? 3780। ठीक है। यहाँ पे AD इक्वल टू BC चाहिए, तो आपको 2 नंबर पहले सेलेक्ट करना है। तो अब सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं?
7 non से zero values हाँ ये 2 नंबर सेलेक्ट कर ले। अब उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 4 लोगों में, 4 लोगों में, ओके। तो ए और डी में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, वही 2 नंबर को बी और सी में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ए और डी में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका 2, फिर एंड बी और सी में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है 2, बस। वो सिलेक्शन हमने पहले में सिलेक्शन वाले का स्क्वायर किया, सिलेक्शन क्यों करना है डबल डबल, वही नंबर फिर से यूज करने ना, नंबर सिलेक्ट किए, 7 में से 2 सेलेक्ट किए, सिलेक्ट किए और फिर नंबर जो नंबर 2 यहाँ है वही पेयर यहाँ पे भी जाएगा। जीरो वाले में स्क्वायर कर लिए बिकॉज़ हम लोग कोई भी नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट, ओके। 0 वाले के साथ में इधर उधर कुछ भी आ जाए क्योंकि एक तो 0 हो ही गया। ठीक है, किसी का आया था मेरे करने से पहले? नहीं आया था। इसमें मैट्रिसेस का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। नहीं, पीएनसी बोलते हैं बेटा उसको। अरे हाँ, प्रोबेबिलिटी क्या? बोलो 15 स्क्वायर कैसे हुआ? 15 बिकॉज़ वो 0 में 7 into 0 is equal to 8 into 15 इंटू 50 क्या ना, कहाँ पे ये ना, हाँ ये नंबर ऑफ वेस, इसके वेस कितने हुए बेटा एडी के 15 ना, तो बीसी के भी 0 होने के वेस कितने हैं 15, तो उन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग मतलब दोनों के साथ में 0 होने के केसेस कितने, एवरी पेयर चलेगा ना, हाँ करेक्ट। हाँ मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि वो जो भी कॉम्बिनेशन था इधर का C1 C2 टिल C15 केसेस थे, ठीक है, C15 वेस थे ऐसे, जब ये 0 आ रहा था इधर में मान लो D1 D2 टिल D15 केसेस थे, तो ये 15 कॉम्बिनेशन जिसमें A इंटू डी 0 था, ये 15 कॉम्बिनेशन जिसमें B इंटू सी, तो कोई भी कॉम्बिनेशन, यस 0 तो 0 ही है ना, लेकिन यहाँ पे वो एग्जैक्टली नंबर्स भी सेम चाहिए थे। और अपन ने कोई बोला था कि ये क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, नहीं ना, अब डिटरमिनेंट हेडिंग डालने वाले हैं ना, हाँ डाल लेते हैं यार, थोड़ी देर एक घंटे का पढ़ लेते हैं यार, लो। कुछ आएगा तो और सॉल्व करो यार तुम लोग, PYQs कर लेना इसमें, ये जहाँ पे 3-4 जगह पे वो एडजॉइंट लिखा रहता है ना, वो सब कर लेना। किसका मॉडल था? और क्रेमर्स रूल वाला एप्लीकेशन, मतलब जैसे हमने लास्ट क्लास में वो सब क्वेश्चंस किए थे, नंबर ऑफ रूट्स निकालने वाले, वो सब डिटरमिनेंट से ज़्यादा आते हैं या थोड़े से इजी पड़ते हैं। अंटिल अनलेस आपको वो एडवांस का जो पूरा वाला क्वेश्चन किया था B1 B2 B3 वैसा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर हर केस में डिटरमिनेंट ही ईजी पड़ता है, तो मैट्रिक्स फिर टफ पड़ता है या लेंथी जाता है, पर सब कुछ चाहिए रहता है तो फिर वो मैट्रिक्स ईजी है। समझेगा अभी पढ़ने के बाद, समझेगा कि अच्छा कब मैट्रिक्स ईजी है और कब डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट ही पढ़ने में भी ईजी रखता है, इसलिए पहले मैट्रिक्स पढ़ाया, क्योंकि फिर मैट्रिक्स पढ़ते ही नहीं है, मज़ा हो जाता है। भाई डिटरमिनेंट से समझ तो गया, आप क्यों दिमाग ख़राब करने का। रिवाइज कर लेना स्ट्रेट लाइन। अच्छा वेक्टर तुमने पढ़ा था ना फिजिक्स वाला, कल की क्लास के लिए वही होमवर्क है। रिवाइज कर लिया। कल क्लास है ना अपना, होमवर्क है फिजिक्स का, वेक्टर रिवाइज करके आ जाना। हाँ मतलब मैं उसके आगे पढ़ूंगा। 3D हो भी नहीं सकता ना, वेक्टर ही तो है, डायरेक्शन तो वेक्टर से ही सीखोगे ना, 3D नहीं सिखाया जा सकता, या वो ज़बरदस्ती है, वो ज़बरदस्ती सिखाना बात अलग है, बट विदाउट डायरेक्शन में लाइन कैसे बनाऊँ, हाँ प्लेन कैसे बनाऊँगा, है ना, लाइन ही नहीं बनेगी तो मैं 3D कैसे पढ़ाऊँ। आगे है उससे अपना थोड़ा सा, 3D मैन है अपने पास। टी क्यूब को सब्स्टिट्यूट कर देना, t minus t fractional part ना, t minus fractional part वो भी चलेगा। मैंने वो किया t cube minus fractional part of t cube, तो फिर t cube बना तो इंटीग्रेशन 0 ही हो जाएगा क्योंकि वो ऑड है,
और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको मैंने लिखा, मतलब कैसे लिखा, 200 0 से 1 TQ, बराबर है ना? तो फिर मुझे आंसर आ रहा है 50/12, आंसर दिया है 100/12। वो लोग ने किंग्स रूल से किया है। हाँ तो वो तुमने किंग वो अप्लाई किया ना, क्या बोलते हैं उसको? नहीं तुमने कुछ अप्लाई नहीं किया ना। वही मैंने सीधा खोला, इसमें मेरे को मतलब इसमें ही कुछ गड़बड़ होगा, बाकी सब तो करेक्ट है, बट इसमें क्या गड़बड़ है वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। हाँ यार तो मेरे को भी नहीं समझ आया। और वो लोग ने जो दिया 100/12, वो तो मतलब ऑप्शन भी वो लोग ने गलत ही दिया है उसमें सिर्फ सी और डी होना चाहिए, वो लोग ने जो सॉल्व किया है। तुम्हारा आंसर ठीक है, 2 मिनट में देखिए हो गया लिख के। ऐसा लग रहा है कि टेस्ट में डाउट है किसी को तो देख लेते हैं, मतलब पूरा सॉल्व नहीं कर रहे, बस ये एक क्वेश्चन इसने पूछ लिया, इसके बाद नहीं पूछेंगे। नहीं आया किसी को नहीं आया। और फिर इसका GIF नहीं, पहले इसके डिवाइड में 12 भी कर दिया। GIF है बोल के रखा है, आउटसाइड भी इनसाइड भी सब GIF है। सर पहले स्टेप तो इंटीग्रेशन से ही चालू करेंगे, पर वो नहीं होगा ना। मतलब हाँ पर हाँ कैंसिल तो होगा। नहीं लेकिन वो सिमेट्रिक नहीं है ना, अगर ऑड फंक्शन रहेगा तो 0 हो जाएगा ना। क्या ऑड फंक्शन है वो? नहीं, ये अगर मैंने ये इसको ले लिया I इज इक्वल टू -100 to 100 t³ dt, मतलब वहाँ पे dt लिखा नहीं, मान लो है तो ऑड नहीं है। तो ये अगर फंक्शन है तो ये f(x) है ना, अगर मैंने किंग रूल अप्लाई किया तो माइनस बाहर आएगा ना, एक -t³ क्यूब के अंदर से माइनस बाहर आएगा तो -t³ होगा। तो 2i इज इक्वल टू -100 से +100 तक GIF ऑफ t³ प्लस GIF ऑफ -t³ विथ dt। ये प्रॉपर्टी तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी यार GIF में। तो क्या होता है ये? नॉन इंटीजर के लिए -1 - t का t³ का GIF, और हाँ इंटीजर के लिए सिर्फ -t। तो इंटीजर तक एक पॉइंट हो गया, उसको छोड़ दो, हमें तो ग्राफ चाहिए बस। नॉन सिंगुलर ही है। तो -1 -1 - GI ऑफ t³ तो 1 है। -1 हाँ -1 बचेगा सिर्फ। हाँ बस -1 बचेगा ना, यही होता है। GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ -x इज -1 फॉर ऑल नॉन इंटीग्रल वैल्यूज ना। और ग्राफ होता है ना, एरिया होता है ना ये। तो इंटीजर वाले पॉइंट पे जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है उसको छोड़ दो, एरिया तो हर कुछ माइनस हुआ ही नहीं। तो ये कितना है? -200। लेकिन वो 2 भी तो था तो 100 आया। तो 100 डिवाइडेड बाय 12 मॉड वर्ड था ना, सब सही किया है ना। तो इसका GIF भी तो है, तो आंसर इज 8 लेस देन और इक्वल टू 8। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी क्या दिया है पीछे? वही दिया है, but सही हो गया। ये मेथड में क्या गलती है मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। कहाँ, वही तो आया तुम्हारा 100/12, ये भी 100/12 है। 50/12 आ रहा है ये वाला, 200 0 से 1 t³ लिखे उसको, तो अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t³ को। ओह अच्छा t³ माइनस ये मेथड तो समझ में आ गया, पर वो मेथड समझ में नहीं आ रहा क्यों गलत आया। ओके, तो तुमने क्या किया है कि उसको t³ -100 से 100 था, t³ माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t³, तो t³ माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t³ विथ t³ वाला तो dt। सीधा ही हो जाएगा। तो ये ऑड फंक्शन है 0 t³, तो वो 0 हो गया। सही बात है। फिर ये t³ का लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट, तो अभी क्या किया फिर बताओ? फिर मैंने लिखा 0 से 1 t³ into 200। नहीं 0 से 1 तो नहीं लिख सकता है। सर फ्रैक्शनल है। हाँ फ्रैक्शनल है, बट 0 से 1 नहीं लिख सकते। क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? हाँ फ्रैक्शनल पार्ट नहीं, पीरियोडिक फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ
t will be periodic. Fractional part of t cube will not be a periodic function. भाई f of x plus t should be f of x ना, तो क्या यहाँ पे स्मॉल t प्लस कुछ कैपिटल t ले लेते हैं? द होल क्यूब भी तो है, It's not equal to t. मतलब तुम बोल रहे हो कि उसका पीरियड इंटीजर आ जाए, इंटीजर आ जाए मतलब 1 ले लेते हैं ना, पीरियड 1 ले रहे हो तो स्मॉल t प्लस 1 का होल क्यूब का फ्रैक्शनल पार्ट क्या t क्यूब के इक्वल होता है? नहीं, ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है। तो अगर वैसा करना है तो सब्स्टिट्यूट t क्यूब, हाँ कुछ भी एक नया वेरिएबल, बट यही अच्छा था। हाँ बहुत ही इसमें फिर वापस एक d का टर्म आएगा अगर आप d से मेहनत करनी पड़ेगी। किसका किसने यहाँ तक गया और फिर पीरियोडिसिटी के कारण गलती कर दी। छोड़ी यहाँ तक आया एक। सर। ओके, और फिर- और किसका किसका सही गया? पूरा सही नहीं गया, पार्सली करेक्ट। क्यों 8 नहीं आया? तो फिर आधे से ही गया। तो इतने कैलकुलेशन में था क्या? ये तो मैं ये सब बताया जो बात कर रहे हैं, क्या कैलकुलेशन था? तुम लोग एडवांस के नाम पे इतना कैलकुलेशन से भी डरते हो यार। तुम लोग ये तो इजी था यार। एरिया में क्वेश्चन है। पर तुम लोगों ने आना चाहिए थोड़े से, एडवांस में मार्क्स कम आते हैं। अब तो थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई चालू कर दो, एडवांस के लिए भी कर लो। 2-3 महीने ही है, उसके बाद नहीं मौका मिलेगा ना, क्योंकि फिर वो मेंस का लोड आ जाएगा और वो सब चीज़ें हैं। हाँ, हम बोर्ड का भी एक लोड रहेगा ही थोड़ा सा। वो तो मेंस के बाद ही देखें। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा सा प्री बोर्ड जब आएगा वो 8-10 दिन, उस टाइम तो बोर्ड का पढ़ लेना। पूरे टाइम नहीं पढ़ना, पर प्री बोर्ड जब डेली वो निर्मला जाने वाला सीन रहेगा ना, तब पढ़ लेना बोर्ड। एटलीस्ट आपको पता रहेगी चीज़ें। 8-10 दिन देना गलत नहीं है, वो रिस्क नहीं उठा सकते। नील जैसा काम नहीं चाहिए अपने को। वो आया था सर लेक्चर में बैठने, हाँ, फिर नहीं आया। पता है ही नहीं। शशांक के लेक्चर में बैठा था वो। ओके, अच्छा है। छोड़ के आ गया। खैर चलो हेडिंग डाल लो अभी यार, बहुत हो गया। डिटर्मिनेंट कितनी बार हेडिंग कट करवाओगे? कल तो बेटा 1 घंटा है, 13,000। बैठने का तो है अलाउ ना, रिजल्ट तो वैसे भी बाद में आता है। चलो डिटर्मिनेंट पे आ जाते हैं। हेडिंग डाल ली डिटर्मिनेंट। ओके, अच्छा बहुत सारी चीजें हमने डिटर्मिनेंट की मैट्रिक्स में पढ़ रखी है, और बाकी चीजें भी जो डिटर्मिनेंट के अंदर पढ़ी नहीं थी उसका एक बेसिक लॉजिक हमने मैट्रिक्स के अंदर ही प्रिपेयर कर लिया। तो हमारा टॉपिक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। 1 ही घंटा बचा है, थोड़ा बहुत कल पढ़ेंगे या थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, 6:30 तक हो जाएगा। ठीक है चलो 7 बजे तक कर लेंगे। अरे क्यों 9 बजे यार? बढ़िया है, वेक्टर भी चालू है। चलो तो मैं कुछ चीजें पूछ रहा हूँ। हाँ को पिज्जा नहीं मिला हमारा सर, कुछ ऐसा मत पूछो। नहीं, उसका तो मिलेगा, उसको मिलेगा ना। -20 बात को आपने मना किया था। हाँ सर, बिलेटेड आपको। कब था? अभी वो जैसे हो गया, 1 हफ्ता हो गया। मैंने केक भी काटा। हाँ तुमने क्या काटा है? चलो थैंक यू, बट 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया। लास्ट मंडे था ट्यूसडे। केक, यहाँ पे ट्यूसडे कट किया तो था तो मंडे। हाँ उधर के वो सेंटर पे स्टोरी देखी थी किसी ने? नहीं देखी ना, बढ़िया है। आप थोड़ी ना आओ तो चली गए। तुमने देखी थी? ठीक है। हाँ मैंने बहुत सारे केक कट किए इधर उधर, सारी ब्रांच पे, सारी क्लासेस में। सब 12th में कट किए बस।
जानते भी मतलब इतना जानते भी नहीं हो गया। नहीं उधर ही लेक्चर था ना उस दिन, मंडे के दिन, अपने इधर होता ही नहीं है। करेक्ट। तो फिर ट्यूसडे इधर था, तो फिर ट्यूसडे इधर भी कट गया था। वो तो हाँ तुम थे ना। मंडे वो आंकड़े में था। हाँ आंकड़े और अंदर ही। हाँ यार बहुत भगाते हैं। छोड़ रहा हूँ मैं पढ़ाना लिखना, तुम्हारा बेच निकला कि बस। तो उधर खुद का academy। वो 20,000 हाथ में मिलके ना सब। और सिर्फ मैथ्स के लिए बस। कोई नहीं आएगा, ताला मारना पड़ेगा, झाड़ू के पैसे अलग से लगेंगे। हाँ चलो, तो हमने डिटरमिनेंट पे आ जाते हैं अभी। चलो। हाँ मैम, कुछ चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, मतलब ठीक है, हमने डिटरमिनेंट के बहुत सारी चीजें वो मैट्रिक्स के अंदर में पढ़ी है कुछ, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज और है जो अभी पढ़ना बाकी है। तो पहले तो बेसिक चीज फिर से पूछ लेता हूँ, डिटरमिनेंट ओपन करते सबको आता है? अच्छा, क्या नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हो सकता है? नहीं। अच्छा तो ओके, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में जो बेसिक डिफरेंस था कॉमन निकालने वाला, वो सब भी हमने लिखा था। फिर भी हम लोग एक आध बार फिर से लिख लेंगे, मल्टीप्लिकेशन और ये सब की प्रॉपर्टीज के। ओके, अब कोफैक्टर और माइनर समझते हैं। ओके, तो डिटरमिनेंट है क्या? किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कोफैक्टर और उसके एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन का एडिशन। करेक्ट करेक्ट। ऐसे ही है, फिर से लिखने की जरूरत है? नहीं। 4x4 का भी वैसे ही होगा, कोई भी रोल या कोई भी कॉलम के एलिमेंट्स और उसके कोफैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। और कोफैक्टर के सामने साइन कौन सा आएगा ये भी पता है तुमको? I plus j raised to n। I plus j। हाँ, जैसे ये A11, A12, A13, A14 आया, यहाँ पे सब मैं लिख नहीं रहा हूँ। ओके, तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा, ये ऐसा साइन लगाया मतलब डिटरमिनेंट ही है। तो A1 1 इंटू यहाँ पे ये 3x3 का डिटरमिनेंट बचेगा। ये जो A22 से स्टार्ट होके A44 तक जाएगा, तो ये खुद अपने आप में एक करेक्ट वो निकालना मुश्किल है। ऐसा आ जाएगा। अगले वाले के सामने माइनस में आएगा ना A12, लेकिन यहाँ पे भी वो एक और नया डिटरमिनेंट रहेगा। फिर प्लस आएगा, A13 फिर माइनस A14। करेक्ट। हाँ, उसको अंदर वाले डिटरमिनेंट को ओपन करना भी आता है तुमको? तब वो मैं लिख के तो नहीं दिखाऊं? हाँ, तो अगर 4x4 का आया तो ऐसा लिखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो अब कुछ लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टीज है डिटरमिनेंट की, वो लिखनी पड़ेगी। ओके, तो लिखो। डिटरमिनेंट ऑफ A एंड डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल। ये लिख के रखा है वैसे भी पहले ना, कैलकुलेट किया था। हाँ ठीक है, ये लिखना बेटा मोदी। क्या हुआ, ये मेरा बुक यहाँ पे रखूँ क्या? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मींस इसको वर्ड्स में लिखवाने का जरूरत है। डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल रहेगा नहीं। ओके, दूसरा प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू ए क्या होता है? k रेज़ टू n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। क्यों आता है ऐसा? मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी ना। हाँ, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी एक प्रॉपर्टी लिख लेते हैं फिर से, लेकिन ये 3 टाइम्स है, कहीं पे लिखा हुआ है k टाइम्स ऑफ a b c d, तो ये वैल्यू क्या आएगी? करेक्ट, का कब के सी के डी। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट गलत क्या सही तो है। सी डी, ये डिटरमिनेंट है ना ऑलरेडी। आप ऐसा भी सोच सकते हो, ये जस्ट ए बी सी डी वाला अगर होता तो ए बी सी डी का डिटरमिनेंट कितना आता? ए डी माइनस बी सी। अब ये वाली जो चीज है ना, इसमें बड़े खास चीज है। जैसे यहाँ पे ये 2 लोग हैं, तो ये जो इच टर्म आया है उसमें एक एंट्री एक के डी हमें करेक्ट, एक एंट्री एक रो से आई है, दूसरी एंट्री अदर रो से है। जैसे अगर मैं 3x3 का लूंगा तो 3x3 में क्या होता है आपके पास? ये ए बी सी आया, यहाँ पे कुछ नंबर्स रहेंगे,
तो आप ऐसा लिखोगे ना a इंटू बी सी माइनस यहाँ पे कुछ आएगा, क्यू का आ जाएगा वो। तो ए बी सी आया ना, हाँ। तो पहला वाला फर्स्ट रो से, सेकंड रो से, थर्ड रो से, हर एक में आगे वाले जो रहेंगे उसमें भी ऐसे ही रहेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ई और एफ लिया, तो यहाँ पे ई एफ आएगा। हाँ तो एक्चुअली ए बी सी माइनस ए ई एफ, करेक्ट। इसमें तीनों रो से एक एक नंबर है, Yes. तीनों कॉलम से भी एक एक नंबर है। दिख रहा है ना, ए बी सी तीनों डिफरेंट कॉलम के नंबर से हैं, डिफरेंट रो के भी हैं। ए ई एफ भी तीनों डिफरेंट कॉलम के हैं, तीनों डिफरेंट रो के हैं। 2x2 का था तो उसमें भी ऐसे ही हुआ, 4x4 का होता तब भी ऐसे ही होता। तो यहाँ पे ये जो भी टर्म आएगा, इस टर्म में एवरी रो से एक नंबर आएगा और एवरी कॉलम से एक नंबर आएगा। बट अब अगर मैं एक k का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरे डिटर्मिनेंट के साथ, तो ये यहाँ पे क्या होगा, के ए डी माइनस के बी सी ना। हाँ, तो आइदर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में आप कर सकते हैं। या ऐसा लिखूं मैं या ऐसा लिखूं, ए बी के सी के डी, या फिर ऐसे लिखूं मैं के ए के सी बी डी। बट ऐसा नहीं कर सकता कि एक रो में कर दिया और एक कॉलम में कर दिया, वैसा काम नहीं चलेगा। हाँ, पूरा रो में करेंगे या फिर पूरा कॉलम में करेंगे, मतलब ये ऐसा नहीं चलेगा कि मैंने इस ए में किया और इस डी में कर दिया, वैसा काम नहीं चलेगा। हाँ, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। करेक्ट, समझ में आता है। हाँ, तो हम लोग इसकी वजह से, मतलब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी क्या हुआ यहाँ पे कि k का मल्टीपल किसी एक रो या एक कॉलम के साथ जाएगा। मैट्रिक्स में यही चीज सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होती थी, तो यहाँ पे जितने नंबर्स है उतना, मतलब जो ऑर्डर है उतना पावर आ जाता है ना। ये वही लिखा है ऊपर, के रेस टू n। उस दिन भी शायद ऐसे ही कुछ समझा होगा। ऑनलाइन था वो। अच्छा, वो ऑनलाइन था। ओके, सो पर ये डिटर्मिनेंट के अगेंस्ट के मल्टीप्लाइड है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हम सबके साथ जस्ट लाइक मैट्रिसेस के का मल्टीप्लाई। सबके साथ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे बेटा कितनी वैल्यू आएगी। हाँ, देखो ना, के स्क्वायर नहीं आ जाएगा। तो k रेशियो n - 1 होगा ना वहाँ पे। कहाँ पे? ना 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 ना, अगर मैंने डिटर्मिनेंट होता ए बी सी डी, ओके, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सॉरी मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस में ये क्या आ जाएगा, के बी के सी के डी। इसको ओपन करेंगे तो ईच एंट्री के साथ एक के आया ना, और कितने नंबर ऑफ रोज है, 2। तो इस टर्म के बाद 2 फैक्टर्स रहेंगे, करेक्ट। तो 2 फैक्टर की वजह से 2 बार के आएगा तो के स्क्वायर आएगा। 3 फैक्टर होते तो k क्यूब, n फैक्टर होते तो k रेस टू n। के रेस टू n। तो यहाँ पे वही लिखा है, अगर इसका ऑर्डर n है तो वो के रेस टू n बाहर आएगा। हाँ, बट अगर मैंने पूरे नंबर के साथ, अच्छा। ऑलरेडी वो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, या मैट्रिक्स इज ए स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट ऑफ अ डेटा, बट डिटर्मिनेंट इज नॉट अरेंजमेंट ऑफ डेटा। वो नंबर है, कुछ वैल्यू है उसका, ठीक है। तो उस नंबर के साथ एक ही बार के का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो वैल्यू को मैनिपुलेट कर रहा है, वो स्ट्रक्चर नहीं है ना, जस्ट। समझ में आ रही है? रो इधर कॉलम पूरा। करेक्ट, के यस। साथ, ठीक है। ओनली 1 रो और ओनली 1 कॉलम। के रेस टू 1 बाय n सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक होगा। हाँ, तब कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह से एक 1 बाय n बाहर आ जाएगा। करेक्ट, हाँ, लिख सकते हो ये थर्ड वाला। इसको वर्ड्स में लिखवाओ, नहीं समझ आ गया। पक्का सोच लो, गलती करी ना कभी, भूल गए तो मार खाओगे। बोल देंगे सर सबके साथ। चलो फिर जानना। तो अगर मैंने, मान लो किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ रहा है किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ रहा है 10,000, उसके किसी एक रो को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? 20 to 10,000। हाँ, चलो समझ गया देखो, नहीं समझा। किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू है 5, मैंने उसकी किसी रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओनली एक रो को, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा? किसको किसको लग रहा है 3 टाइम्स होगा? हाथ ऊपर करें। ओके, लिख लो, चलो
बहुत कुछ लोगों को नहीं लग रहा है। और जितना नहीं लग रहा, अबे कुछ नहीं रहा, इसी को बोला मैंने वर्ड्स में, गधों। बस रिवर्स ऑर्डर में पूछा है। और क्या, चलो लिखो। नहीं नहीं, 3-4 लोग थे, लिख लो अबे तुम। सर आज नारियल दिवस है। किसका फोड़ना है? If all the elements of any one row or column, if all the elements, ये लिख लो यार, सुबह सुबह से पढ़ा रहा हूँ मैं भी 7:30 बजे से। ये ऑप्शन नहीं है तुम्हारी क्लास के लिए, 11th वालों को छोड़ देता हूँ मैं। अरे सर तभी, अरे क्योंकि सर का तभी अपने साथ पहला साल था, इसलिए थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता। अभी सर नहीं नहीं, जब तुम 11th में थे तब मेरे पास 12th के उतने बैचेस नहीं थे ना, तो 11th ही थे मेरे पास सारे, इधर के उधर के। 12th थे लेकिन 2-3 12 उसमें भी एक लेक्चर होते थे, सिर्फ आंकड़े में होते थे लास्ट ईयर। वो वही ये समीर शार्दुल और ये साकरे वाकरे, इन लोग के लेक्चर होते थे, बस पार्ट्स के होते थे, तो एक लेक्चर होते थे। अब 12th के ज़्यादा लेक्चर्स होते हैं, 11th के कम होते हैं। हाँ ठीक है, तो कहानी ये है कि अगर डिटर्मिनेंट के सर अभी स्मार्ट बन रहे समझ रहे इफ ऑल द एलिमेंट्स, अबे पढ़ लो यार, जो पढ़ने वाला बच्चा बैठा होगा वो गाली मारेगा तुमको भी। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, if all the elements of any row or column be multiplied by the same number, then the determinant is multiplied by the same number. Then the determinant is multiplied by the same number. अगला पॉइंट लिखो। The determinant of symmetric matrix is called symmetric determinant. The determinant of symmetric matrix, कॉमन सेंस से भी ये तो पता ही है ना। The determinant of symmetric matrix is called symmetric determinant, and for skew symmetric क्या बोलेंगे? skew symmetric determinant। बट उसकी कुछ चीज़ें हैं जो नीचे लिखनी है। Determinant of symmetric matrix is called symmetric determinant, and determinant of skew symmetric matrix is called skew symmetric determinant. अब सिमेट्रिक वाले को सिमेट्रिक बोलेंगे, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को इसको सिमेट्रिक बोलेंगे। बट अब उसमें खास बात है, ये जो एक ऐसा पॉइंट चल रहा होगा ना 1 2 3 4, हाँ तो 4th के अंदर में पहला पॉइंट, मतलब अभी सिर्फ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बातें कर रहे हैं। ओके, तो 4th का फर्स्ट, द स्क्वायर ऑफ सिमेट्रिक, लिख बेटा, स्क्वायर ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, स्क्वायर ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट क्या होगा बताओ? एक, अरे सेम होगा मतलब स्क्वायर करने पे सेम ही आ जाएगा। सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा? स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का स्क्वायर भी सिमेट्रिक होगा। हाँ नहीं, इवन पावर पर
हाँ हाँ तो सिमेट्रिक होगा, करेक्ट, तो सिमेट्रिक, दोनों सिमेट्रिक होगा, सो दोनों सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक है आंसर इसका, सिमेट्रिक, क्योंकि मैट्रिसेस में अगर स्क्यू सिमेट्रिक का पावर इवन रहता है तो सिमेट्रिक आएगा, और आपने यहाँ पे स्क्वायर पूछा तो सिमेट्रिक आना चाहिए, सही है ना? सही बात है, सिमेट्रिक आएगा। ऐसा भी सोच सकते हो ना भाई, वो माइनस है तो प्लस ही बनने वाला है ना। देखो क्या है, A इक्वल टू A ट्रांसपोज हो गया, और लेट्स B इज इक्वल टू माइनस B ट्रांसपोज हो जाएगा, तो A इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड B इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ B डैश, ये भी पता है तुमको, बट यहाँ से तो वो चीज डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस B डैश भी आनी चाहिए, ये तो पता है ना ऑलरेडी, मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है, बट यहाँ पे मैट्रिक्स खुद उसके नेगेटिव ट्रांसपोज के इक्वल है, तो ये दोनों चीजें भी सेम होना चाहिए, पर ये वाली चीज तो -1/n डिटर्मिनेंट ऑफ B ट्रांसपोज होता है, करेक्ट, बिकॉज़ इट्स अ कांस्टेंट नंबर, करेक्ट। तो बेसिकली स्क्यू सिमेट्रिक के लिए एक और स्पेशल कहानी आ जाएगी आपके पास कि डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू -1/n डिटर्मिनेंट ऑफ B डैश, हाँ B डैश ऐसा बोल सकते हैं, B डैश को अभी मैंने B लिख दिया, वही है, सही है। तो अब यहाँ पे क्या चीज है, अगर n का वैल्यू ऑड हुआ तब तो डिटर्मिनेंट ऑफ B 0 आने वाला है, ये अभी लिखने वाले भी है ये पॉइंट भी, इफ n का वैल्यू ऑड है, ऑड है तो क्या होने वाला है, या ठीक है ट्रांसपोज रहना तो थोड़ी देर के लिए, या जान दो पहले इवन ले लो तुम्हारी शक्ल के लिए, इवन होगा तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ B डैश, पर वो तो सिमेट्रिक है ही ना, ये तो हमने स्टार्टिंग में लिखा है, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक और उसका देख रहे हैं हम लोग, ये सिमेट्री का कंडीशन नहीं ये कोई भी मैट्रिक्स का कंडीशन, और अगर ऑड रहा तो डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ B डैश ना, तो यहां से लेकिन क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू 0 ही आ जाने वाला है, ठीक है। तो अब हम लेकिन अब बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी इधर आने दो, अटक गया, चलो A है, ठीक है जाने दो, ये स्क्यू सिमेट्रिक की कहानी समझ में आती है ना। अभी जो पॉइंट है वो क्या है कि अगर A सिमेट्रिक है तो उसके स्क्वायर का डिटर्मिनेंट भी सिमेट्रिक आएगा, तो A सिमेट्रिक समझते हो क्या होता है, हाँ मतलब वो ऐसा रहेगा ना कुछ ABCD ऐसा ना, Yes. है गलत, ABCC, तो इसका स्क्वायर किया तो वो भी सिमेट्रिक आएगा, हाँ वो तो सही है। यस, अच्छा एक और तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, तो A स्क्वायर, इज इक्वल टू A ट्रांसपोज का स्क्वायर, तो अगर इसका मैंने ट्रांसपोज लिया तो क्या आएगा, ये A ट्रांसपोज का स्क्वायर, और वो कितना आता है, A स्क्वायर, तो वो सेम ही रहा, करेक्ट, और सेम चीज अगर B के लिए लिया तो B ट्रांसपोज इक्वल टू -B ना, यस, तो बताओ B स्क्वायर का ट्रांसपोज क्या आएगा, B स्क्वायर, -B का ट्रांसपोज ना, और ऐसे आएगा ना, हाँ मतलब ठीक है B स्क्वायर भी लिख ही सकते हो, एक ही बात है वो, हाँ मैं दोनों साइड में जाने दो, कुछ गड़बड़ किया था मैंने, हाँ सीधा B स्क्वायर का ट्रांसपोज आएगा, ऐसा हाँ B ट्रांसपोज का स्क्वायर, हाँ अच्छा B ट्रांसपोज कितना है, B माइनस B, हाँ तो माइनस B का B स्क्वायर, ही हुआ ना, B स्क्वायर ही हुआ, H तो B स्क्वायर का ट्रांसपोज भी तो B स्क्वायर के इक्वल ही आ गया, करेक्ट, तो वो कैसा बन गया, सिमेट्रिक, इवन पावर पे, हर एक इवन पावर, हाँ तो B आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक था, बट उसका स्क्वायर करने पे फिर से वो क्या बन गया, Symmetric. सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक था अगर पहले से ही तो वही सिमेट्रिक ही रहेगा, तब भी सिमेट्रिक ही रहेगा, एनी पावर, समझ में आ रहा है। अगर पहले से A सिमेट्रिक था, ये तो मैंने खैर थोड़ा अलग बता दिया, थोड़ा सा उसका जरूरत नहीं था, वो लिखेंगे 2 मिनट में, कि जब भी आप मैट्रिक्स की बात करते हैं तो वही डिटर्मिनेंट के भी इक्वली अप्लाई होगा ना, क्योंकि A Correct. ट्रांसपोज और A का दोनों का डिटर्मिनेंट सेम आने वाला है, करेक्ट
हमने ये बात करी, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए देन ए स्क्वायर ट्रांसपोज विल बी ए स्क्वायर, इफ बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी देन बी स्क्वायर ट्रांसपोज विल ऑल्सो डायरेक्टली बी स्क्वायर। करेक्ट, तो यहाँ से दिख रहा था बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यस, यहाँ से सिमेट्रिक, सिमेट्रिक आ गया। डिटर्मिनेंट के लिए भी सेम ही प्रॉपर्टीज हैं, तो डिटर्मिनेंट भी यहाँ पे लगा देने का। सेम ही आंसर। हाँ, तो ये सब सिमेट्रिक 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 की चीजें रहेगी ना, और सिमेट्रिक ही दिखेगा ना। सिमेट्रिक में क्या, रो और कॉलम इंटरचेंज करने पे चीजें सेम दिखे, वो स्ट्रक्चर किस तरीके से लिखा हुआ है वही होता है ना। यस, हाँ, तो वही पॉइंट लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा। सिर्फ मैट्रिसेस की जगह। हाँ, समझ में आ रहा है, हाँ, पक्का ना। यस, ओके, अगला पॉइंट एक सेकंड। वो अभी जो थोड़ी देर पहले लिखा ना, ऊपर एक मिला था ना कुछ। हाँ, ऑड होने के लिए स्क्यू सिमेट्रिक का डिटर्मिनेंट हमेशा कितना आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, 0। क्यों? ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऑलवेज 0 आएगा। जस्ट एक ही मिनट आया मैं। हाँ, हेलो, हाँ, मैंने 5:30 तक लेक्चर है इधर विलेबारले में, फिर निकलूंगा बस यहाँ से। क्या हुआ, कुछ बोल रही थी? ओके, ठीक है, मैं लेक्चर में था, करता हूँ 5:30 बजे को। चाबी मिल गई थी? हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए डायगोनल 0 होता है। ये वाला लास्ट वाला पॉइंट जो ऑड है वो वाला ठीक है। तो समझ आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ इस ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। कैसे? कोई मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन उसका डिटर्मिनेंट भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ओके, नाउ इसका दोनों साइड में डिटर्मिनेंट लगा रहे हैं, ऐसे ही होगा। लेट्स, इसका ऑर्डर n है, सो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो n क्रॉस n ऑर्डर है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2, ओके, k रेज़ टू n, k रेज़ टू n वाली, तो इसका ऑर्डर n है तो a की मल्टीप्लाई में कितना है इधर, -1, तो -1 रेज़ टू n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a लिख सकता हूं। ये कौन सी प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू a इज इक्वल टू k रेज़ टू n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसका यूज किया है। कोई कंफ्यूजन? अब इसके आगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के लिए प्रॉपर्टी नंबर 1, सो यूजिंग प्रॉपर्टी 1 क्या था, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज ए ना। देन बताओ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का वैल्यू कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इसके इक्वल टू में राइट हैंड साइड वो कितना है, -1 रेज़ टू n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये आएगा। हाँ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1 रेज़ टू n डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो कट रहा है, ये समझा? 0 बनेगा। अब अगर n का वैल्यू इवन है तो दोनों साइड इक्वल इक्वल आएगा। करेक्ट, इफ n इज ऑड तो कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे हमने जो स्टेटमेंट लिखा है, चाहो तो ये नोट कर सकते हो, इफ n इज ऑड सो क्या ये सच है, एक क्वेश्चन, देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू माइनस इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू कितना हो गया, 0। ये नोट कर सकते हो। मतलब एक 3 क्रॉस 3 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, उसका डिटरमिनेंट 0 है, यस, बिल्कुल बट 4 क्रॉस 4 का नहीं, उसकी कुछ वैल्यू आएगी। तो कोई भी ऑड स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑलवेज बी 0। यस, वही स्टेटमेंट लिखवाया ना। फिफ्थ वाला पॉइंट क्या लिखा, फिफ्थ ने इसका सेकंड फोर्थ जो भी था, स्क्वायर ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट विल बी सिमेट्रिक। और 6 पॉइंट
नहीं नहीं, ये फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड चल रहा था ना। हाँ तो फोर्थ का अगला पॉइंट क्या था? स्क्वायर ऑफ नहीं नहीं नहीं, यस, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड पावर ऑर्डर ऑर्डर is always zero. A skew symmetric determinant of odd order. अरे वही ना जो अभी पढ़ा है। Skew symmetric determinant of odd order is always zero. अगला पॉइंट, सो लिखना है ये वाला a skew symmetric determinant of a skew symmetric, फोर्थ वाले पे कोई, हाँ फोर्थ वाले का कंटिन्यूअस है उसी का। स्क्यू सिमेट्रिक में पूरी कहानी लिख रहे हैं अपन, बताऊंगा जब फ्रेश पॉइंट आएगा तो बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट भी है स्क्यू सिमेट्रिक का ही, नहीं तब कोई स्पेशल केस नहीं। एन के लिए लिखवा रहा हूँ, चलो इवन के लिए लिखवा रहा हूँ, उसी के लिए लिखवा रहा हूँ। सिमेट्रिक तो होगा ही, और भी चीजें। स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ इवन ऑर्डर। Skew symmetric determinant of even order is a perfect square. Skew symmetric determinant of even order is perfect square. कैसे? नहीं 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 नहीं, वैसा बात नहीं है, ये कहानी वैसी नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट बताओ, मैं 2 क्रॉस 2 का ले लूं समझाने के लिए। डायगोनल कितना आएगा? 0। यहाँ पे ए आया तो माइनस है। इसका स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, हाँ इसका वैल्यू जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो आ रही है क्या? ए स्क्वायर आ रही है ना? आएगी, ठीक है ना। 3 क्रॉस 3 का तो 0 ही आएगा। फिर 4 क्रॉस 4 के पास जाओगे, उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अगला पॉइंट, अब नया वाला जो मेन पॉइंट चल रहे थे ना, हाँ उसमें ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक खत्म हो गए। इफ एनी 2 रोज, ब्रैकेट में लिखना, और कॉलम्स, कुछ डाउट है बेटा? इफ एनी 2 रोज, ब्रैकेट में लिखना, कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स, एनी 2 रोज ऑफ डिटरमिनेंट बी इंटरचेंज्ड, then the value of determinant, then the value of determinant is changed by sign only. मतलब ये चीज लिखी हुई है। तो अभी जो स्टेटमेंट लिखा उसमें क्या है कि आपने इसमें कोई एक रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया। सारे रो या कॉलम को इंटरचेंज करना है, ट्रांसपोज नहीं निकाल रहे। मान लो फर्स्ट और सेकंड को मैंने इंटरचेंज किया, ये A21 A22 A23, और यहाँ पे क्या लिख दूं मैं? A11 A12 A13 A31 A32 A33। तो एक माइनस का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। 2 बार करेंगे तो वापस प्लस हो जाएगा। बहुत आसानी से सोच सकते हो। मान लो मैंने इसको फर्स्ट रो से ओपन कर दिया, तो फर्स्ट रो से ये क्या आएगा? A11
C11, तो माइनर के टर्म्स में लिखता हूँ क्योंकि कोफिशिएंट खुद माइनस का साइन उसके अंदर ही आता है ना, तो मैं माइनर के टर्म्स में लिख रहा हूँ A11 M, माइनर से याद है ना, अगली बार में क्या आता है माइनस ना, A12 M 12, फिर प्लस आएगा A13 M, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहां से ओपन करो सेकंड रॉक में, माइनस को देखेंगे बाद में, A21 तो A11 नहीं ना, ये A11 A11, लेकिन माइनस के साथ आएगा, फिर M11, फिर बीच वाले के लिए प्लस आएगा A12 M12 माइनस A13 M, पक्का है। तो ये दोनों चीजों में इक्वल करने के लिए मुझे एक माइनस का मल्टीप्लाई यहां करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? इंटरचेंज करने से वो कोफैक्टर्स के सॉरी माइनर्स के साइन चेंज हो गए ना, माइनर का नहीं सॉरी कोफैक्टर का जो रहेगा वो एक साइन चेंज हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड कैसे करोगे? सिर्फ फर्स्ट की जगह पे थर्ड लिखोगे? हाँ, तब नहीं होगा। नहीं होगा ना, होगा ना। सेकंड अपनी जगह पे है, तब भी होगा, तब भी होगा, तब भी नहीं होगा। दो एक माइनस माइनस हो जाएगा ना, इक्वल हो जाएगा। या तो दोनों रोज या तो दोनों, हाँ, मतलब ये यहाँ से इधर आ गए, फिर इधर के बाद में मैंने ऐसा कर दिया A22 A12 A32 A21 A11 A31 A23 A13 A33। तो हाँ, अब वापस प्लस हो ही जाएगा वो। हाँ तो माइनस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? गलती करने पे नहीं आता, अदरवाइज आता है। कर लो। तो तुमने बोला कि ऐसा कर देने का है, ये A31 A32 A33 और ये A21, ऐसे बोलना चाह रहे हो ना? A22 A23 A31 नहीं A11 और A12, आगे A13। तो फिर इसके आगे क्या बेटा? ठीक है, नीचे वाले से ओपन करेंगे तो A11 A32 A33 A22 A23 आया। यहां पे जब किया था तो इस केस में अब कोफैक्टर अलग था, A11 मतलब माइनर ही अलग था ना, A22 A23 A32 और A33। यहां से ओपन करने पे ऐसा आता है, यहां से ओपन करने पे ऐसा आएगा। तो अब यहाँ पे वो माइनर ही चेंज हो गया। हाँ, क्योंकि माइनर का ही ऑर्डर बदल दिया। आएगा माइनस, चिंता ना करो तुम। ठीक है, लिखने का मन है? लिख लो। ये नीचे वाला भी लिखना था। अगर दो बार चेंज कर देंगे तो हाँ, ये तो इसको हटा दो। हाँ, एक बार चेंज करोगे तो माइनस, दो बार चेंज कर दोगे चाहो तो लिख लो दो बार के लिए। और तुम लिख लेने का ये ऐसा लिखने का ना यार, अभी कौन लिखेगा? ये R1 R2 R3 था, तो ये माइनस R2 R1 R3 हो जाएगा। फिर ये वापस से R2 R1 और R3 को और चेंज कर दिया। ऑड नंबर के लिए माइनस होगा, इवन नंबर के लिए प्लस होगा। करेक्ट। बेसिकली अगर साइक्लिक ऑर्डर में रहेगा तो चीजें सेम है। अगर आपने साइक्लिक ऑर्डर में पैटर्न चेंज किया, देखो 1 2 3 है, ये 1 3 2 आ गया। यहाँ पे 1 से स्टार्ट करके वापस घूम के आना पड़ेगा ना, तो 1 2 3 ही है। तो अगर साइक्लिक ऑर्डर में चीजें रहेगी फिर से 1 2 3 1 2 3 या 2 3 1 या 3 2 3 1 2 तब भी चलेगा। 3 1 2 रहा तो तब भी वो पॉजिटिव आने वाला है। हाँ, ऑर्डर सेम रहेगा तब वो पॉजिटिव है। अगर ये ऑर्डर बदल गया 2 1 3, ये गड़बड़ है। यहाँ पे मैंने अगर ऐसा लिखा होता R3 R2 और फिर R1 तो नेगेटिव है। 3 के बाद 2 आया, लेकिन 2 के बाद 1 नहीं चलेगा, 2 के बाद 3 के बाद 2 भी नहीं आता, तो एक नेगेटिव आने वाला है। या फिर डायरेक्टली भी यहाँ से सोचो, इसको सेम रखा, बस इन दोनों को चेंज किया तो एक माइनस का मल्टीप्लाई होगा। सर अच्छा ये समझ में आया?
चलो अगला पॉइंट लिखते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए। मोहित क्या हुआ बेटा? ओके, तुम्हारा मार्क्स कितने आ रहे हैं इस बार? क्यों नहीं देखे? पेपर देते टाइम फील आता है ना। 70-80 कब आएंगे रे? 40 आ रहे? 40 की जो आएंगे तो बताओ ना। कितने आ रहे हैं? 20? एडवांस में आ रहे हैं किसी के 40? उम्मीद अच्छी है सर। खैर टेस्ट वेस्ट मतलब फाइनल एग्जाम में ले आना कुछ पूरा पूरा दान करेंगे, पूरा पार्टी करेंगे अपन। इसको ही नहीं मिली सर, नहीं, उसको तो मिलेगी ना पार्टी, बच्ची को नहीं मिली। उसको तो मिल जाएगा। अभी टाइम ही कहाँ मिल रहा है यार पार्टी करने का उसके साथ। तुम लोग बहुत बिजी हो यार। क्या आप भी जीत रहे तो घर पे ही होता है बर्थडे के दिन दे देते हो। हाँ? छोड़ दो 20 मिनट आप चले जाओ, अभी क्लास के टाइम भी चले जाओ। नरेंद्र मोदी के बाद सबसे काम पहला है भैया, जिम्मेदारी है भाई। देश के भविष्य बैठा है मेरे सामने। कैसा लग रहा है? अभी तो सर को बकवास लग रहा है। हाँ यार, क्या पता इनमें से बैठ के कोई कल जाके कोई बिलियनियर बने, कोई पता नहीं कोई पॉलिटिक्स में जाए, क्या पता कोई पीएम बन जाए, क्या पता कोई भी बन सकता है यार। बीजेपी का होगी। हाँ मतलब पता नहीं यार, ये कोई बहुत बड़ा ऐसा रहेगा कि ठीक है अभी अंबानी का नाम नहीं आ रहा है, चलो इसका ही नाम आएगा। पॉसिबिलिटीज तो है ही ना। यहाँ सुंदर पिचाई को रिप्लेस करने वाला इधर ही बैठा हो, क्या पता कोई तो कभी ना कभी तो रिप्लेस करेगा ना उसको भी। सुंदर पिचाई भी रिप्लेस तो होगा ही, तो कभी ना कभी तो होगा ही। तो शायद तुम में से कोई बैठा हो, क्या पता। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर ऐसा और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आईआईटी ही जाके बने। हाँ नॉट नेसेसरी। तो ऐसा जरूरी है क्या इधर से बैठे हुए सब आईआईटी जाएंगे? मैं तो ऐसे एक तो वही है, पर हाँ इंडियन ही रिप्लेस करेगा चीज़ों को, इंडियन को, ऐसा भी थोड़ी जरूरी है। और शायद नहीं करेगा अभी के हिसाब से। तो खैर अपन पढ़ लेते हैं, अपने काम का तो वही है। क्या पॉइंट लिखा? कुछ नहीं लिखा ये लास्ट। ठीक है, रो और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट? ओके, अगला if determinant has any two rows identical or proportional, ratio proportion, if any two rows has नहीं, if determinant has any two rows identical or proportional, then the value of determinant will be 0. If any two rows or column are identical, ऐसे बोला है ना? हाँ अच्छे से चाहो तो पढ़ लेना फिर से। If determinant has any two rows ब्रैकेट में columns identical or proportional, then its value is 0. मतलब दो रो आइदर दो कॉलम, हाँ ऐसा नहीं एक रो और एक कॉलम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बातें नहीं हो रही। दो रोज अगर सेम आ गए तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0 है। फॉर ऑब्वियस रीजन कोफैक्टर ही कितना आने वाला है? थर्ड रो के लिए देखो माइनर कितना बनेगा? एवरी माइनर इज 0 ना। हाँ दिस इंटू दिस तो 0 ही होने वाला है। तो हाँ सेम चीज है ना, जो चीज यहाँ पे रो के लिए अप्लाई हो रहा है वो कॉलम के लिए भी अप्लाई हो रहा है। इसीलिए हम लोग हर बार जहाँ पे भी एनी रो लिख रहे हैं ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं?
और कॉलम, तो जो रो के लिए अप्लाई कर सकते हो सेम चीज आप कॉलम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। रीजन बिंग ट्रांसपोज का और मैट्रिक्स का तो सेम ही चीज है, तो जो ऑपरेशन आप रो पे अप्लाई कर सकते हो सेम ऑपरेशन कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, अच्छा प्रोपोर्शनल क्यों बोला मैंने? अगर मैंने यहाँ पे ऐसा के लिख दिया तब भी मल्टीप्लीकेशन तो सेम ही आएगा ना, और वी कैन से कि के पहले कॉमन निकाल लिया तब वो दोनों चीजें सेम हो गई, तब भी वैल्यू कितनी आएगी? 0। बड़े काम की चीजें हैं ये सब, ठीक है। अगला पॉइंट, हाँ तो ऐसे एग्जाम्पल एक आध नोट कर लिया करो, याद रहता है। द नेक्स्ट पॉइंट, इफ एनी रो ब्रैकेट में कॉलम, आइडेंटिकल मतलब दूसरे में सिर्फ k का मल्टीप्लाई हो तो भी चलेगा। वो प्रोपोर्शनल वर्ड लिखा है ना मैंने, कोई भी रो या कोई भी कॉलम ना। हाँ आइदर रो आइदर कॉलम्स, आइदर 2 कॉलम्स आइदर 2 रोज, दोनों साथ। 3 हो गए तब भी चलेगा। भाई कोई बोले सर 3 आ गए तो आप क्या करें? तो नेक्स्ट पॉइंट, If any row or column इफ ऑल क्या क्या लिखा कॉलम हैज ऑल द एंट्रीज इक्वल टू 0, देन डिटरमिनेंट विल बी 0। ऑब्वियस है, हाँ भाई नंबर ही 0 हो गया। मतलब एक्चुअली हमने क्या किया, पहला वाला प्रॉपर्टी लिखा कि कोफैक्टर 0 हो जाए, अभी ये प्रॉपर्टी लिखा है कि एलिमेंट 0 हो जाए। अगर ऑल कोफैक्टर 0 हो गए किसी रो के लिए तब भी वैल्यू 0 आएगी, ऑल एलिमेंट 0 हो गए तब भी 0 आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अगला, मल्टीप्लिकेशन तो वैसे ही आता है ना तुमको, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन, पर हाँ अभी उस पर थोड़ा सा हाँ सेम ही है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत है, करेंगे अभी। पहले उसके पहले जाते हैं अभी एडिशन के आसपास। तो अब यहाँ पे एडिशन के लिए लेकिन चीज़ें और अलग है मैट्रिक्स से, बस मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का और डिटरमिनेंट का सेम है, बाकी चीज़ें सब अलग है। तो मैट्रिक्स में एडिशन क्या था, ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते थे, यहाँ पे वैसा बिल्कुल नहीं है। आइदर 1 रो आइदर 1 कॉलम को ऐड करेंगे। कैसे या क्यों, तुम ऐसा सोच सकते हो, ये A11 C11 रहेगा, ऐसा क्यों करने का, नंबर ले ले, नहीं नंबर नहीं, ABCDEFGHI रहेगा ना ऐसा। तो इसका पहला वाला चीज क्या आएगा, A × EI माइनस HF आएगा ना। ओके, तो अब अगर मैंने कोई और एक मतलब ऐसे और भी लोग हैं, मैंने लिखे नहीं है, यहाँ पे B के साथ में आएगा फिर C के साथ आएगा, ऐसा सब कुछ है। अब अगर मुझे 2 मैट्रिक्स को दो डिटर्मिनेंट्स को ऐड करना है तो उसके लिए ना मुझे 2 रोज या 2 कॉलम सेम चाहिए। क्यों चाहिए ऐसा, मान लो यहाँ पे आ गया PQR, तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये ऐसा आने वाला है, PEI माइनस HF फिर प्लस Q, ये जो भी रहेगा सेम आएगा ना। तो अब ये कॉमन निकाल के यहाँ पे क्या आ जाएगा, A प्लस P, करेक्ट। तो A प्लस इंटू यहाँ पे EI माइनस HF ही आएगा। हाँ सॉरी, हाँ मैं ऐड कर रहा हूँ ना, तो ये क्या आ जाएगा A प्लस P, और यहाँ पे B प्लस Q, और वो कॉमन मल्टीपल रहेगा दोनों का AI माइनस GC। हाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, इधर का भी सेम रहेगा। तो एक्चुअली होने वाला क्या, इधर अगर 2 रो सेम है तो वो जो नॉन कॉमन रो है उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। क्या लिखूं, A प्लस P, द सेकंड B प्लस Q, C प्लस, और नॉन कॉमन रो सेम रहेगी। तो ये तरीका हुआ इनको ऐड करने का, समझ में आया? वर्ड्स में कुछ लिखो या ऐसा समझ में आ रहा है, लिख लो। हाँ सेम नहीं होगा तो डायरेक्टली इसे ऐड नहीं कर पाएंगे, फिर हमको या तो उनमें कुछ सिमिलरिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी। क्रिएट करने के तरीके हैं, अभी पढ़ेंगे। हाँ ट्रांसफॉर्मेशन तुमने पढ़ रखा है,
हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल भाई मैट्रिक्स लेकिन डिटरमिनेंट का सिखाया क्या हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही अरे खुशी हुई तुमको पता है तो अच्छा मुझे लगा पता है यार थोड़ा पहले से पता करके आओ बढ़िया बात है हाँ वैसे करेंगे बेटा एकदम सही बोल रहे हो सर पर एक बार वापस करें करे अरे बिल्कुल अच्छे से करेंगे बड़ा काम का चीज है वो ये ABCDEFG अच्छा है हाँ और PQR DEFG अच्छा है करेक्ट सेम सेम है हाँ अगर मैं PQR DEF और फिर और नीचे कोई और 3 वेरिएबल तो होता ही नहीं तो हम डायरेक्ट नहीं कर पाते मिनिमम चाहिए ही चाहिए हाँ सिर्फ एक अनकॉमन रो चाहिए बाकी सारी रो सेम चाहिए या फिर कॉलम भी चलता उसमें है भी 3 तीन सेम चाहिए और यस कॉलम में ही होता है सिर्फ रो कॉलम में भी चलेगा जो रो के लिए एलिमेंट है वो कॉलम के लिए बट ऐसा नहीं हो सकता कि 2 रोज अनकॉमन है और एक कॉलम हाँ और एक कॉमन रो से वैसा नहीं चलेगा n-1 रोज शुड बी कॉमन टू ऐड टू डिटरमिनेंट्स अदरवाइज उनकी वैल्यूज ऐड होगी या फिर थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे मैनिपुलेट करने के तरीके हम पढ़ेंगे यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं हाँ प्रपोर्शन में होगा तो उसको चेंज करना पड़ेगा यहाँ से अगर के मल्टीप्लाई में आया तो पहले इधर से के बाहर निकाल के ऊपर भेजना पड़ेगा एक रो से के बाहर निकाला और दूसरे में वापस भेज दिया हाँ वो ये कॉमन आना चाहिए ना ये चीज कॉमन ही होनी चाहिए एज इट इज होनी चाहिए और ये तभी पॉसिबल है जब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वो करस्पॉन्डिंग रोज में n-1 रोज के लिए सेम है ठीक है तो वर्ड में लिखवाओ या खुद के इस मन से लिख लेना थोड़ा सा n- मन खुद से ओके सेल्फ एटलिस्ट नहीं एटलिस्ट नहीं एन हाँ एटलिस्ट मतलब एटलिस्ट भी चलेगा क्योंकि फिर पूरा सेम हो गया एक ही केस बचता है n तो दोनों सेम रहा तब भी ऐड कर सकते हैं ना 2 टाइम्स कर देने का किसी भी रो को डबल कर देंगे या कॉलम को तो n-1 रोज आइदर n- p को a लिख देना बेटा हाँ वर्ड्स में लिख लेना फॉर द एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऐसे ही कहानी आएगी ना माइनस के लिए भी हाँ वो लिख लेना n-1 रोज शुड बी सेम और n-1 कॉलम भी चलेगा मतलब हाँ तो GHI ही चाहिए ना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम चाहिए ना कॉमन रोज चाहिए ना बेटा तो काम नहीं चलेगा हाँ आगे फिर से देखना पड़ेगा तुमको अच्छा तो अब ये जो पढ़ा अभी है बेटा 10 मिनट में तो खत्म हो जाएगा ये हो गया लिख के हटाऊं ये थोड़ी पढ़ाना क्रेमस रूल को छोड़ के पूरा डिटरमिनेंट अच्छा अब ये बताओ डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस बी क्या डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस डिटरमिनेंट ऑफ b होगा नहीं हाँ अगर a और b 0-0 हो गए तो बात अलग है बट नॉट नेसेसरी a और b मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस b इज नॉट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस डिटरमिनेंट ऑफ b हाँ चलो अगला चीज ये बड़ा काम का है ये जहाँ पे अपन वो मैट्रिक्स के अंदर में छोड़ के आए ना कि अभी डिटरमिनेंट का है बाद में करना वो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से छोड़ रहे थे और अब वो सीख रहे हैं 7 मिनट में हो जाएगा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ मैट्रिक्स में तुमको पढ़ा चुका हूँ हाँ सेम अच्छा चलो ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ा रहा ओके तो लिखो फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट
मल्टीप्लीकेशन ऑफ ये मल्टीप्लीकेशन बड़ा सेक्शन है जो अभी नहीं होगा, मतलब उस पर 2-4 क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, तो अभी बस लाइन लिखवा के छोड़ रहा हूँ। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स विल फॉलो द सेम रूल एज मैट्रिक्स। तो हेडिंग डाल के छोड़ दो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या जाने तो अगली बार डालेंगे ना, हेडिंग डाल के और क्या है।